ये सोचना भी अजीब लगता है ना, कि भारत हमेशा से एक राष्ट्र मतलब एक सिंगल नेशन नहीं था। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे कैसे इतने बड़े, इतने विविध उपमहाद्वीप ने अपनी एक साझा पहचान बनाई। चलिए, आज इसी कमाल की कहानी को समझते हैं, जिसने वाकई इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो देखिए, असली सवाल यही था। सोचिए जरा, जहां इतनी अलग अलग भाषाएं हों, इतने धर्म हों, इतनी सारी संस्कृतियां हों, उस विशाल भूभाग को एक सिंगल नेशन कैसे बनाया जाए? ये वो पहेली थी जिसे भारत के शुरुआती नेताओं को सुलझाना था। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले देखेंगे कि एक राष्ट्र बनने से पहले भारत कैसा था। फिर समझेंगे कि कैसे एक विदेशी शासन ने, कह सकते हैं कि अनजाने में ही, एकता की नींव रख दी। और फिर देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा विचार पूरे देश में फैलकर आज़ादी के एक बड़े आंदोलन में तब्दील हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, एक राष्ट्र से पहले, ए लैंड ऑफ मेनी आइडेंटिटीज। और हाँ, ये बात शायद थोड़ी चौंकाने वाली लगे, लेकिन ये सच है कि 19वीं सदी से पहले, जिसे हम आज भारत कहते हैं, वैसा कोई एक राष्ट्र था ही नहीं। मतलब उस जमाने में लोगों की पहचान आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। कोई ये नहीं कहता था कि मैं भारतीय हूँ। नहीं, वो खुद को बंगाली, मराठी या फिर अपनी जाति या धर्म का सदस्य मानते थे। मतलब देश से भी पहले उनका समुदाय और उनका इलाका ही उनकी असली पहचान थी। वही सब कुछ था। अच्छा, अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, द कॉलोनियल कैटलिस्ट, यानी औपनिवेशिक उत्प्रेरक। तो सवाल फिर वही है कि अगर सब इतने बिखरे हुए थे, अपनी अपनी पहचान में जी रहे थे, तो वो कौन सी ताकत थी जिसने इन सबको एक धागे में पिरोना शुरू किया? जवाब थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन वो थे अंग्रेज। और यहीं से ना कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। देखिए, एक राष्ट्र का विचार तब पैदा हुआ जब अलग अलग जगहों के लोगों को यह एहसास होने लगा कि अरे, हम सबका शोषण करने वाला, हम सबका दुश्मन तो एक ही है, एक विदेशी ताकत। और यही जो साझा दर्द था ना, वही एकता की पहली चिंगारी बन। अब हमारा तीसरा हिस्सा, फॉर्जिंग अ शेयर्ड आइडेंटिटी, एक साझा पहचान का निर्माण। इस नई पहचान को ना एक लोहार की भट्टी की तरह इमेजिन कीजिए। एक ऐसी भट्टी जिसे कई अलग अलग तरह की आग ने मिलकर तपाया और गढ़ा था। और इस भट्टी में पहली और शायद सबसे तेज आग थी आर्थिक शोषण की। सीधी सी बात है, जब लोगों की जेब पर, उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ता है, तो बदलाव की मांग बहुत तेज हो जाती है। ब्रिटिश सरकार की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थीं, उन्होंने तो हर तरफ तबाही मचा रखी थी। सोचिए, भारी भरकम टैक्स, हमारे हाथ से बने सामान यानी हैंडीक्राफ्ट्स को बर्बाद कर देना, किसानों का शोषण, इन सब ने मिलकर पूरे देश में गरीबी फैला दी। और यही लोगों को पहली बार ये एहसास हुआ कि उनकी जो परेशानी है, वो किसी एक इलाके की नहीं, बल्कि ये तो पूरे देश की कॉमन प्रॉब्लम है। दूसरा बड़ा कारण था पॉलिटिकल ऑप्रेशन, यानी राजनीतिक उत्पीड़न। अब ये लड़ाई सिर्फ पैसे की नहीं रह गई थी। नहीं, ये अब आत्मसम्मान की और अपने हक की लड़ाई भी बन चुकी थी। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। अब ये क्या था? ये एक ऐसा कानून था जो सरकार को ये पावर देता था कि अगर कोई भी लोकल भाषा का अखबार उनकी आलोचना करे तो उसे फौरन बंद कर दिया जाए। अब इस तरह की हरकतों से लोगों का गुस्सा तो बढ़ना ही था और भड़क गया। और फिर आता है तीसरा कारण, एक कल्चरल अवेकनिंग, यानी एक सांस्कृतिक जागृति। इस दौरान लोगों के सोचने समझने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। देखिए, ये जागृति ना दो रास्तों से आई। एक तरफ तो राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक थे, जिन्होंने लोगों को अपने शानदार इतिहास और अपनी संस्कृति पर गर्व करना सिखाया। और दूसरी तरफ जो वेस्टर्न एजुकेशन आई, उसने लिबर्टी, डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म, मतलब स्वतंत्रता, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद जैसे नए आइडियाज से परिचय कराया। तो ये एक तरह से अपने अंदर झांकने और बाहर की दुनिया से सीखने का एक बड़ा ही यूनिक कॉम्बिनेशन था। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हमारे चौथे हिस्से पर। अब सवाल ये है कि ये जो एक एहसास था, एक भावना थी, ये फैली कैसे? एक फीलिंग को एक ऑर्गेनाइज्ड फिलॉसफी में कैसे बदला गया? और इस विचार को फैलाने का सबसे बड़ा हथियार, वो थे शब्द। जी हाँ, अखबारों, पत्रिकाओं और राष्ट्रवादी साहित्य ने सचमुच लोगों के मन में आग लगा दी। लेखक और कवि
एक तरफ भारत के गौरवशाली अतीत के गीत गा रहे थे, तो दूसरी तरफ ब्रिटिश शोषण की पोल खोल रहे थे। और इसी से पूरे देश में एक नई पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, एक नई राजनीतिक चेतना जागी। और फिर आया साल 1885। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी और इसने राष्ट्रवाद को एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म दे दिया, एक ऐसा मंच जहां से कोऑर्डिनेटेड संघर्ष की शुरुआत हो सकती थी। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, द पीपल्स मूवमेंट यानी जन आंदोलन। अब राष्ट्रवाद सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोगों की बहसों तक सीमित नहीं था। नहीं, अब ये गलियों में उतर आया था। ये आम जनता का, हम सब का संघर्ष बन गया था। आंदोलन की स्ट्रैटेजी में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया। देखिए, शुरू में तो कांग्रेस का तरीका था पिटिशंस देना, अंग्रेजों से बातचीत करना। लेकिन बाद में जब गांधी, नेहरू और बोस जैसे बड़े नेता आए, तो उनके नेतृत्व में ये एक देशव्यापी जनसंघर्ष बन गया, जिसमें लाखों करोड़ों लोग शामिल हुए। और ये जो टाइमलाइन है ना, ये रेजिस्टेंस की एक बढ़ती हुई लहर को दिखाती है। स्वदेशी आंदोलन से जो शुरुआत हुई, वो असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा और आखिर में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक पहुंची। हर एक आंदोलन ने हमारी राष्ट्रीय एकता को चट्टान की तरह मजबूत किया और आज़ादी की आवाज़ को और बुलंद किया। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, अ नेशन रियलाइज्ड, यानी एक राष्ट्र साकार हुआ। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे इन सभी ताकतों ने मिलकर आखिरकार एक नए राष्ट्र को जन्म दिया। अगर इस पूरी कहानी का सार एक लाइन में कहना हो, तो वो ये है कि आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद का उदय कोई एक दिन की घटना नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत धीमी, ग्रेजुअल प्रोसेस थी, जिसे आर्थिक शोषण, राजनीतिक उत्पीड़न, सामाजिक सुधार और जन आंदोलनों ने, इन सब ने मिलकर घड़ा था। और दशकों के इसी संघर्ष, इसी त्याग और बलिदान का नतीजा निकला साल 1947 में। भारत आज़ाद हुआ। ये सिर्फ एक देश की आज़ादी नहीं थी, ये उस राष्ट्रवादी भावना की जीत थी जिसे हमारी कई पीढ़ियों ने अपने खून और पसीने से सींचा था। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए कि अगर एक साझा संघर्ष, एक कॉमन स्ट्रगल, एक राष्ट्र बना सकता है, तो फिर वो क्या चीज़ है जो उसे हमेशा बनाए रखती है, उसे सस्टेन करती है? इस पर सोचना तो बनता है।